हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम जानते हैं कि कल हमने फ्रिक्शन एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। हमने देखा था किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो आज हम अपनी जर्नी के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं एंड वी आर गोना स्टार्ट विद वर्क एनर्जी एंड पावर। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। ये चीज आपको गांठ बांध के अपने दिमाग में रखनी है कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर एंटायर फिजिक्स कोर्स। आप समझ पा रहे हो इस बात को? ये सच में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको समझते हैं, ठीक है? इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से क्यों कह रहा हूँ, देखिए वो मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कि अगर आपको ये वर्क एनर्जी एंड पावर आता है, अगर आपको वर्क एनर्जी एंड पावर आपको आता है तो आपको ग्रेविटेशन आता है। अगर आपको ग्रेविटेशन आता है, आपको वर्क एनर्जी पावर एंड ग्रेविटेशन आपको आता है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स आती है। अगर आपको वर्क एनर्जी पावर एंड ग्रेविटेशन आता है तो आपको एसएचएम आता है। अगर आपको वर्क एनर्जी पावर आता है तो आपको थर्मल प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर्स आते हैं। आप समझ पा रहे हैं? अब जो आप चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, इनफैक्ट अगर आपको वर्क एनर्जी पावर आता है तो आपको रोटेशनल मोशन भी आती है। तो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एंटायर फिजिक्स सिलेबस, ठीक है? तो वर्क एनर्जी पावर को हल्के में मत लेना, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना। क्योंकि अगर आपको ये आता है, अब ये बेसिक फाउंडेशन है, एटलीस्ट क्लासिकल फिजिक्स की तो बेसिक फाउंडेशन है कि अगर वर्क एनर्जी पावर आता है आपको सब कुछ आता है। ये बात मेरी मान के चलिएगा। तो इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे। कोशिश करेंगे ये चैप्टर हमारा आज ही माइंड अप हो जाए, ठीक है? इतना कुछ है नहीं इस चैप्टर में, थ्योरेटिकल पार्ट में इसके न्यूमेरिकल टाइप बहुत अच्छे हैं, तो हम वहां से शुरू करेंगे, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। पहले हमें देखते हैं इसका सिलेबस में हमें करना क्या है। सिलेबस में अगर हम बात करें तो इसके सिलेबस में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमें करनी है। एक तो है हमारे पास वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स हम करेंगे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर, एंड आफ्टर दैट वी गोना प्रोसीड विद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कंजर्वेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव मोशंस, वर्टिकल सर्कल हम कर चुके हैं, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिशंस इन 1 एंड 2 डायमेंशंस, ठीक है? अगर लगता है वर्टिकल सर्कल में दिक्कत है तो प्लीज गो एंड चेक दैट डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, हम वहाँ पे टॉपिक को वाइंड अप कर चुके हैं, ठीक है? अब क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेट अस प्रोसीड डायरेक्टली टू इस चैप्टर में चलते हैं, ठीक है? और इस चैप्टर में वेक्टर्स का ध्यान रखना है आपने, ठीक है? वेक्टर्स अगर जिन्होंने नहीं किया है प्लीज मेरी वीडियो को जाके देख लीजिए, वेक्टर्स आपका वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो चलिए अब वर्क पावर एनर्जी से शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो क्या है? वर्क, ठीक है? वर्क की बात करने वाले हैं, ठीक है? तो वर्क क्या होता है, वर्क को आप कैसे डिफाइन करते हो, ठीक है? देखिए अगर हम बहुत जल्दीबाजी में चलेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। वर्क की सिर्फ आपको सबको बच्चों को मैथमेटिकल डेफिनेशन पता होती है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट आप क्योंकि आप बड़े हो गए हो, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आपको जब भी डेफिनेशन लिखनी है उसको कंप्लीट फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में होता है तो उसको वेक्टर फॉर्म में रखना है। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस एंड एफ एस कॉस थीटा, ये सब बच्चों को डेफिनेशन पता होती है। बट एक्चुअल में वर्क डन, अगर हम वर्क डन की डेफिनेशन को लिखें या हमें पता हो तो याद रखिएगा वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज अ वे, वर्क डन क्या होता है? एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। किसको ट्रांसफर करते हैं? एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? और दूसरी बात इसमें आपको ये है, वर्क एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं और वर्क डन की मैथमेटिकल डेफिनेशन को पता है कि वर्क डन को डिफाइन कैसे किया जाता है मैथमेटिकली? एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिफाइन करते हैं एज एफ एस कॉस थीटा की फॉर्म में भी हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है? अब हमने अब जब हमने वेक्टर्स पढ़ा था तब हमने एक बात और डिफाइन की थी, तब हमने एक बात और पढ़ी थी और मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताना चाहता था बट मैंने आपको पहले बता दिया था। तो रिमेंबर दिस थिंग, हमें ये बात तो पता है, बट आपको ये भी बताया था मैंने कि वर्क डन को हम एज एफ कॉस थीटा इंटू एस भी लिख सकते हैं और वर्क डन को आप एफ इंटू एस कॉस थीटा भी लिख सकते हो। अब आप इन दोनों बातों का मतलब आप मुझे बताइएगा अगर आपको पता है कि नहीं पता है। ये डेफिनेशन सबको पता है, अगर हम डेफिनेशन को इस वे में लिखूं तो डेफिनेशन क्या बनेगी ये आपको पता होनी चाहिए। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये दिस हैज बीन ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बेसिस पे आपका असर्शन एंड रीजन तो एटलीस्ट बन ही सकता है और या बेसिक क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, तो इसको तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है? ये बात आपके लिए क्लियर होगी। सेकेंडली, अब आपको ये पता है, अब एक चीज का और ध्यान रखिए,
यहाँ पे आपका वेक्टर्स का एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, अभी हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर है, एस वेक्टर आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो यानी कि जब मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो मेरे पास एक क्या निकलती है, एक स्केलर क्वांटिटी निकलती है, स्केलर क्वांटिटी आपको देखने को मिलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें मैंने आपको वहां पे स्क्रीन में बताई थी क्योंकि मैं चाहता था कि आप इसको फिजिकली आप देख पाए कि हो क्या रहा है। तो यानी कि याद रखिए कि जब भी मैं दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे कौन सी क्वांटिटी देखने को मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं एफ डॉट एस ले रहा हूँ, एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो मुझे स्केलर क्वांटिटी देखने को मिल रही है, और स्केलर क्वांटिटी क्या है मेरे पास, वर्क डन। और इन वेक्टर्स को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी हम वहां पे देख के आए हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपके थोड़ा सा यहाँ पे मैं होमवर्क दूंगा, हम क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो आपको हमें काफी रैशनलाइज्ड वे में पढ़ना पड़ेगा। डायमेंशंस, यूनिट्स, इसके एब्सोल्यूट यूनिट्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स, प्लीज अपनी बुक्स इनको कवर कर लीजिएगा। जैसे कि इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या होती हैं, 1 जूल कितने अर्थ के बराबर होता है, ग्रेविटेशन यूनिट्स क्या होते हैं, ग्रेविटेशन यूनिट्स के कन्वर्जन्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मेक श्योर कि जब भी आप ये चैप्टर यहाँ से करें अपनी बुक से इस चीज को कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब पहली बात तो ये होगी, हमने वर्क डन को तो पढ़ लिया, ठीक है, इसके यूनिट्स वगैरह मैंने आप पे छोड़ दिया, वो आपको अपने बुक से कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम इससे बात करें तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि नेचर ऑफ वर्क डन क्या होता है, वर्क डन कितना हो सकता है, क्या वर्क डन 0 हो सकता है, क्या वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, क्या वर्क डन आपका पॉजिटिव हो सकता है। आप समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब और अगर वर्क डन आपका नेगेटिव है तो इस बात का मतलब क्या है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ पा रहे हो, यहाँ से आपका असर्शन एंड रीजन बहुत अच्छा बनता है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वर्क डन। वर्क डन हमने यहाँ लिखा, तो वर्क डन के बारे में हम पढ़ेंगे, वर्क डन होता कितने टाइप का है। जैसे कि हम पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, बेसिकली आपको कोई एग्जांपल्स आपको पता है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप उस रिजल्ट्स को एनालाइज नहीं कर पाते। जीरो वर्क डन क्या होता है एंड नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। आप समझ पा रहे हैं इन बात को, देखिए आप समझिए इन बातों को, आपको ये पता, देखिए जब भी आपको पॉजिटिव है, कुछ भी पेपर में कंफ्यूजन हो, आपने क्या लिखना है, इनकी आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसको मैं लिख सकता हूँ एस एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए ये तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड तो आपके पॉजिटिव ही आ रहे हैं। ठीक है, आप समझिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा। अगर हम यहाँ पे लिखें पॉजिटिव वर्क डन लिखें, पॉजिटिव वर्क डन अगर मैं यहाँ लिखूं, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब आपके पास क्या चीज पॉजिटिव होगी, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है ना, तो क्या चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन का पॉजिटिव तब होगा जब आपकी कॉस थीटा की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जब आपका कॉस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, फ्रॉम जीरो से 90 डिग्री के बीच में। ये क्या होता है, 0 to 90 डिग्री के बीच में, मैं 90 डिग्री को इंक्लूड नहीं करूँ, 90 डिग्री पे वो जीरो हो जाता है। हम यहाँ पे 0 डिग्रीज की बात कर रहे हैं, इसको आप और भी अच्छे से याद कीजिएगा। इसको ऐसे रखिए, इसको आप ऐसे याद रखिए, cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी। और जिन भी एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स। यानी कि जब भी आपका एंगल एक्यूट होगा आपका वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। समझ गए, ठीक है। और इसको और कैसे समझा जा सकता है, इसको और एक तरीके से समझा जा सकता है कि ये थीटा एंगल किसके बीच में, एफ और एस के बीच में एंगल है। तो इसको एक तरीके से और से समझा जाता है कि वर्क डन आपका पॉजिटिव कब होगा, जब आपका एफ एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन। क्लियर हुई भाई बात को आपको, सॉरी ये पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम कब होगा, ये हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड मैक्सिमम। क्लियर होगी बात इतनी सी, तो पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एक्यूट होगा चाहिए। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम चलें, नेक्स्ट टॉपिक है कि नेगेटिव वर्क डन कब होगा, नेगेटिव
वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन, अब फिर से हम वही इक्वेशन लिखेंगे, हम वही इक्वेशन को फिर से लिखेंगे नेगेटिव वर्क डन के लिए। तो हमने इक्वेशन क्या लिखी, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी, ये वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब आपका कॉस थीटा क्या होगा, ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, जब आपका कॉस थीटा नेगेटिव होना चाहिए। और ये नेगेटिव कब होगा, कॉस थीटा आपका नेगेटिव होगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी। और ग्रेटर देन 90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हो, ऑब्ट्यूस एंगल्स बोलते हो। क्या बोलते हो आप उन्हें, ऑब्ट्यूस एंगल्स बोलते हो। उन एंगल्स को क्या बोलते हो, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हो। क्लियर होगी बात को, ठीक है। आपका इस पे एक होमवर्क आपके लिए और है कि आप इसके एग्जांपल्स को याद कर लीजिएगा। नेगेटिव वर्क डन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आता है फ्रिक्शन का, याद रखिएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन जो होती है हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। क्लियर होगी बात इतनी सी, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। इसी में ना आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल और भी बनता है, एक एग्जांपल आपका और भी बनता है। क्या एग्जांपल बनता है, आपने क्या किया, ये है आपके पास एक सरफेस है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आपका सोचिए, समझिए, 2 मिनट लीजिए, बताइए, टेक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, और फिर सब के एग्जांपल आप आंसर अपने दिमाग में रखिए, फिर देखिएगा सही आंसर बोल रहे हो कि गलत आंसर बोल रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा, यानी डॉट प्रोडक्ट चला जाएगा तो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है जब आपने उसको ऊपर फेंका कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पे mg, क्योंकि एक्सेलरेट नहीं कर रहे ना आपने उसको, सिर्फ जी के साथ जा रहा है। जी की डायरेक्शन क्या है, जी की डायरेक्शन क्या है, डाउन। जी की डायरेक्शन इस केस में क्या है, जब आप उसको ऊपर फेंक रहे हो जी की डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड्स है, जी की डायरेक्शन क्या है आपकी डाउनवर्ड्स है। जब जी की डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड्स है और आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, आप ऊपर को भेज रहे हो, ठीक है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो आपके पास आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, वर्क डन आपका नेगेटिव निकल के आएगा। क्लियर हो के बात इतने, और वही है, आप नीचे खड़े हो, ऊपर से मैंने एक ऑब्जेक्ट को नीचे को फेंका, या फिर मैंने उसको ड्रॉप किया या नीचे को फेंका, तो अब क्या होगा, तब क्या होगा, अगेन हम वही चीज लगाएंगे। तो हमें ये पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, यानी कि एम जी एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड जी फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, वर्क डन पॉजिटिव है और वर्क डन आपका नेगेटिव है। क्लियर हो गई बात इतने से, आई होप यहाँ पे कोई इश्यूज आपको रहे नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, एक बहुत फेमस एग्जांपल आता है, ठीक है। देखिए पेपर में गलती कहाँ होती है, देखिए अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज। आपने क्या किया, एक बड़ा फेमस एग्जांपल आपने सुना होगा कि एक कूली है, उसने क्या किया, सामान सर पे रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सामान ऊपर रखा हुआ है उसने, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है। आपने सामान ऊपर रखा है कुली ने, और वो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है, तो वर्क डन कितना होगा। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है। तो ये मैं आपको, जीरो वर्क हमने पहले बाद में पढ़ना था, बट मेरे को यही डिसाइड कर देते हैं। तो उस केस में क्या है, थीटा फोर्स कितनी है, mg ऊपर को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है, फोर्स अगर 90 होती है तो वर्क डन आपका जीरो होता है। इसको भी हम आगे भी डिस्कस करें, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। बट वहीं पे अगर यही क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट कर दिया जाए, हल्का सा ट्विस्ट कर दिया जाए कि आपने क्या किया, हल्का सा ट्विस्ट इस क्वेश्चन में क्या लेके आए हम, हमने क्या किया कि ये एक सामान यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से कूली आया और कूली को कहा कि भाई तूने सामान उठा के अपने सर के ऊपर रखना है।
ये है फाइनली उसमें। तो कुली को जब सामान उठाना है तो उसको फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स कहाँ को लगाएगा वो? फोर्स लगाएगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कहाँ को हो रही है? वर्टिकल डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ को हो रही है? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इस केस में आपका वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा, पेपर में ध्यान से सोचिएगा पेपर में क्या पूछ रहा है वो। और इसी केस में, सेम केस में, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्शन में आप करिए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा इस केस में? डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, ग्रेविटी नीचे को है, तो वर्क डन इस केस में आपका नेगेटिव होगा। ये है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपका पेपर सब जैसे प्री और मेंस होगा तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हुए होंगे, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चीजें हमने यहाँ से कर ली। नेक्स्ट है आपके पास जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन बच रहा है अभी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन। देखिए मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव को बात को रट्टा मार के चले जाते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि मतलब क्या उन चीजों का, कब पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा वो समझ नहीं आएगा। तो पेपर में अगर पॉजिटिव वर्क डन या नेगेटिव वर्क डन पे क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे समझना है? फोर्स देखना है, जो फोर्स के बारे में पूछ रहा है उसकी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो, तब वो सेम हो या एक्यूट हो तो आपको पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा। क्लियर होगी बात आपको? जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन का एक एग्जांपल तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया। तो जीरो वर्क डन में हमने क्या पढ़ा? जीरो वर्क डन तब होगा, अब देखिए जीरो वर्क डन होने की कंडीशन क्या रही? अगेन हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो यानी कि वर्क डन जीरो कब होगा? या तो आपकी फोर्स जीरो हो, या फोर्स लगा रहे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या दोनों 90 डिग्री पे हो, या फिर कॉस थीटा 90 हो। यानी कि कॉस थीटा, यानी कि जब आपकी थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री होगी। तो यानी कि थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या है? cos थीटा 90 कितना होता है? जीरो। तो यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू जीरो होगा। यानी कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा तब आपकी क्या होगी? वर्क डन जीरो होगा। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल, आपके पास दो एग्जांपल्स बनते हैं बहुत अच्छे। एक बनता है आपके पास सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, एक बनता है सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन जीरो क्यों होता है। और एक एग्जांपल आपका इसमें बनता है पेंडुलम वाला, कि पेंडुलम के केस में टेंशन जो है कितना काम करती है। पेंडुलम के केस में टेंशन जो होती है कितना काम करती है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में बोलेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना काम कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना काम कर रही है, तो आपको ये पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहाँ को एक्ट करती है? टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करती है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ को है यहाँ पे? टेंडेंसी क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में जाने की। तो एस वेक्टर आपका यहाँ को है। एस वेक्टर आपका कहाँ को है? ऊपर की तरफ को। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ को एक्ट करे? इधर को। दोनों के बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो गया? जीरो। उसी तरह से जब आप एक पेंडुलम को शिफ्ट करते हो, इस पेंडुलम को उठा के आप इस पोजीशन पे लेके गए हो, ठीक है, तो इस पेंडुलम की नेचुरल टेंडेंसी कहाँ को जाने की है? मीन पोजीशन को, इस पाथ के परपेंडिकुलर जाने की है, इस पाथ के टेंजेंट जाने की है। और टेंशन कहाँ को एक्ट कर रही है? इधर को। दोनों के बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री। तो यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। ये बहुत फेमस एग्जांपल है जिसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी आपके पास। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे समझने वाली है, एक चीज और है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसको अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इस चीज को मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। देखिए अभी चीज जो मैं लिखने वाला हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी आपको समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या चीज मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए सपोज करिए आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है पड़ा हुआ है यहाँ पे, और इस पे फॉर अ मोमेंट हम ये मान के चलते हैं दो फोर्सेस एक्ट कर रही है। दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, मान लीजिए एक फोर्स F1 यहाँ को एक्ट कर रही है, एक F2 उसकी यहाँ पे एक्ट कर रही है। या ऑपोजिट डायरेक्शन में मानने की बजाय इसको हम ऐसे कर लेते हैं, एक फोर्स मान लीजिए उस पे इस तरह से एक्ट कर रही है, एक फोर्स उस पे इस तरह से एक्ट कर रही है। जैसे अब जो भी चीजें हैं आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, दो फोर्स उस पे एक्ट कर रही है, ठीक है, आप समझिएगा।
ठीक है, देखिए तो इस पूरे ऑब्जेक्ट पे वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन कितना होगा याद रखिएगा इस बात को, तो वर्क डन विल बी टोटल, जो अगर टोटल वर्क डन की अगर हम बात करें वो कितना होगा, वर्क डन, इसको F1 लेते हैं F2 लेते हैं, वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय F2, इस बात का ध्यान रखिएगा। साइंस आप ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट या ऑपोजिट डायरेक्शंस को देख के आप कर सकते हैं। और ये तो हो गया टोटल वर्क डन हो गया। और वैसे ही अगर मुझे नेट वर्क डन को इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ कि नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, और इसको लिखने का एक तरीका कितना है, और वर्क डन विल बी एफ नेट इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ नेट इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और आपको एक चीज और वो बोल सकता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको बोल रहे कि बॉडी इक्विलिब्रियम है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में, तो आपको पहले ही इक्विलिब्रियम वर्ड समझते ही आपको आ जाना चाहिए दिमाग में कि एफ नेट क्या है, जीरो, दिस इंप्लाइज वर्क डन कितना होगा, जीरो, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई होप दोनों पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है बाद में करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज आती है, ये तो चलो अब तक फोर्सेस वैसे थी, अगर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, याद रखिएगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, क्योंकि देखिए यहाँ से एक तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये आपका टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, अगर आपका न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ रहा है तो वर्क डन होगा आपका इंटेग्रल ऑफ, जिस पोजीशन से जिस पोजीशन पे लेके जा रहे हो, जूमिंग फ्रॉम ए टू बी लेके जा रहे हो, तो एफ, जिस पोजीशन से जिस पोजीशन पे लेके जा रहे हो, जूमिंग आप एफ से लेके जा रहे हो, ए से बी के जा रहे हो, तो आपका होगा एफ इंटू डी एक्स, आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ए टू बी। और अगर आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, या मान ली वेरिएबल फोर्स है, या आपको कोई डायग्राम बना के दिया है एफ और एक्स के बीच में, बोलेगा वर्क डन निकालो, तो यहीं से आपको एक चीज और पता लगती है कि वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, आपको इस चीज को भी समझना पड़ेगा। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपके पास देखने को मिलता है। वो क्या है आपका कॉन्सेप्ट, उसको कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस, कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस। अब देखिए, पहली चीज यहां से आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्या पहली चीज जो आपको यहाँ से समझनी पड़ेगी, कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस में से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ से बनेंगे, देखिए किस तरह का बनेगा। पहला तो इसमें से डायरेक्ट है assertion एंड रीजन, दूसरा बन सकता है यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, और तीसरा बन सकता है यहाँ से एक सिंपल सा न्यूमेरिकल। इसमें से आपको कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, सिंपल न्यूमेरिकल मिलेगा। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है, तो आप ये मान के चलिए ना आपको ग्रेविटेशन में दिक्कत होगी, ठीक है, ना आपको ग्रेविटेशन में दिक्कत होगी, ना आपको क्या कहते हैं उसे, ना ग्रेविटेशन में दिक्कत होगी, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिक्कत होगी, ना ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स में दिक्कत होगी। तो कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस को बहुत ध्यान से सीखिएगा, बहुत अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस को, कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस की बात करें।
ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा पहली चीज कि कंजर्वेटिव फोर्सेस होती कौन सी फोर्सेस है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस पहले वो फोर्सेस होते, पहले समझ लीजिए कंजर्वेटिव फोर्सेस होती क्या है। देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं, यार पहली बात को ये समझिए कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी उनको हम डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, ठीक है। पहली चीज ऑन द बेसिस ऑफ, याद रखिए जितने भी फोर्सेस हैं उनको हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन और पाथ फॉरवर्ड के बारे में डेफिनेशन सीखना आसान हो जाता है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से फोर्सेस होती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, याद रखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस इन विच वर्क डन, वर्क डन जो होता है इसमें याद रखिए वर्क डन जो होता है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इस पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पे ये चीज डिपेंड करती है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहाँ पे लिखनी है कि ये जो पूरे प्रोसेस में होता है, इस बात का मतलब क्या है कि इनिशियल फाइनल पोजीशन, मतलब इसका मतलब ये है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। अब इस बात को समझिए मतलब क्या है इस बात का। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल चलो ग्रेविटेशन होता है, बट लेट जस्ट से कि मुझको ग्रेविटेशन से भी समझने के लिए, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और जाने के तरीके बहुत है। आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, आप यहाँ से इस तरह से जा सकते हो, आप यहाँ से घूम के इस तरह से आप ऐसे भी जा सकते हो, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा सकते हो। अब क्वेश्चन में आपको पहली चीज देखनी है कि आप कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस से डील कर रहे हो या नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस से डील कर रहे हो। अगर आप सिर्फ कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस से डील करो देन यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि वर्क डन जो होगा केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको वर्क डन आप कर रहे हो, ठीक है, जो आप वर्क डन कर रहे हो वो सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है कि ए कहाँ पे है और बी कहाँ पे है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप ए से बी तक जाने में इस पाथ को फॉलो कर रहे हो, इस पाथ को फॉलो कर रहे हो या इस जिगजैग वाले पाथ को फॉलो कर रहे हो। हर पाथ पे वर्क डन सेम होगा प्रोवाइडेड फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगी। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये पाथ 3 है, तो वर्क डन अक्रॉस पाथ 1 विल बी इक्वल टू वर्क डन अक्रॉस पाथ 2 विल बी इक्वल टू वर्क डन अक्रॉस पाथ 3। और ये कंडीशन आपकी कब सेटिस्फाई होगी? जब आप कंजर्वेटिव फोर्सेस से डील कर रहे हो। आप किससे डील कर रहे हो? कंजर्वेटिव फोर्सेस से आप डील कर रहे हो। ये बात क्लियर होगी आपके लिए? इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल होता है ग्रेविटेशन का, और आई होप आपने ये जो डेरिवेशन है ये आपने क्लास में भी की होगी, कि जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पाथ बनाते हैं कि एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी तक आपको जाना है, तो एक बार आप सीधा आ रहे हो, उसी से आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए एक बार आप क्या कर रहे हो, आप इस तरह से जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ये सेम पोटेंशियल पे है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वैसे ही आप इसी हाइट पे जा रहे हो, बट आप जब जा रहे हो आप, तो आप एक सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हो। तो हर पाथ पे क्या है, वर्क डन सेम है, बिकॉज आप इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे आपका डिपेंड करता है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। समझिए बात को। अब इसका ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस आपका सामने निकल के आता है, ठीक है। इसका ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस जो है वो आपको सामने निकल के आता है। वो कॉन्सिक्वेंस क्या है अभी उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वो कॉन्सिक्वेंस क्या है कंजर्वेटिव फोर्सेस होने का? वो कॉन्सिक्वेंस आपके पास ये है, कॉन्सिक्वेंस कंजर्वेटिव फोर्सेस में डील करने का कॉन्सिक्वेंस क्या है, आप देखिए वो ये है कि देखिए इफ इनिशियल एंड फाइनल position of an object during its journey coincide or is same, then work done will be zero। ये है इस चीज का कोइंसिडेंस। यही चीज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगी, यही चीज ग्रेविटेशन में काम आएगी। समझ के बात को। और ये चीज याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस में होता है। समझ के बात को, ये मैं आपके लिख देता हूं, only in conservative forces this thing happens, only in
ओनली इन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस। ये याद रखिएगा, अगर नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस होंगे तो ये चीज होल्ड नहीं करती है। इस चीज का मतलब ये है कि अगर आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, अगर आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो जहां पे आप सपोज करो आप स्टार्ट किए, कहां से आप स्टार्ट किए, इस पॉइंट से ए से, आप ए से शुरू किए, ठीक है, आप यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए और वापस आप इसी पॉइंट पे आ गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है? नेट डिस्प्लेसमेंट उस केस में कितनी है? इज इक्वल टू जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट नेट जीरो है दैट मीन्स आपकी वर्क डन क्या है? जीरो है। और याद रखिएगा एफ डॉट एस में एस क्या है? आपकी डिस्प्लेसमेंट, दैट्स नॉट डिस्टेंस। ठीक है, आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी होगी। ठीक है ना? इसके बाद हम चलेंगे नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस पे। हम जा रहे हैं अब नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स पे, नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स पे। ठीक है, कॉन्जर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन हमने क्या याद की थी? जहां पे वर्क डन जो होता है आपका सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे डिपेंड करता है। उसे पाथ से कुछ लेना देना नहीं है। समझ गए? नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस में क्या मतलब क्या होता है? नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जहां पे वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, ऑन पाथ फॉलोड। ये बात याद रखिएगा आप, यहां से क्वेश्चन बनेगा। पाथ फॉलोड, जो पाथ आप फॉलो कर रहे हो, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था ये वाला, यहाँ पे इसको, अगर कंजर्वेटिव थी तो वर्क डन सब में बराबर होगा क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसलिए आपके पास इक्वेशन ही आई थी। बट अगर यही पाथ ऐसा हो, आपको क्या करना है, यही क्वेश्चन आपके पास इस तरह से हो, ये रहा आपका, देखिए, या ये रहा आपका ए, ये रहा बी, ए से बी जाने का एक तरीका ये है, एक तरीका आपका ये है, और एक तरीका आपका ऐसे 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 करके यहां तक जाने का है। ठीक है, अब अब फोर्सेस क्या है? एज्यूमिंग द फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव, ये वन ले लेते हैं, ये पाथ टू ले लेते हैं, पाथ थ्री ले लेते हैं, देन वर्क डन in one will not be equal to work done in two will not be equal to work done in three। समझिए बात को? अगर नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स होती, अगर कॉन्जर्वेटिव होती तो ये उस तरह से हो जाता। क्लियर होगी बात को? इसमें क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड करना होगा उसने, तो पेपर में क्या देगा, वो आपको ए दे देगा, बी दे देगा, दो पाथ इक्वल डिस्टेंस वाले दे देगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और बोलेगा कि आप डील कर रहे हो क्लोज्ड पाथ में डील कर रहे हो। ठीक है, और आपको ये बोल रहा है आप पहले ए से बी जा रहे हो पाथ वन से, और पाथ टू से वापस उस पे आ रहे हो, तो आपको पूछेगा कि वर्क डन कितना होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। अगेन आई मेंशन, since we are dealing in non conservative forces, in this case work done in one will not be equal to work done in two। समझिए बात को? ठीक है ना? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना इस चीज का ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस आपके सामने निकल के आता है। इस चीज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस आपके सामने निकल के आता है। वो क्या है आप देखिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज आपके लिए, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं आगे। इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो इसको प्लीज ध्यान से सीखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये assertion is an as such, मैंने कहा कि यहाँ से बन सकता है आपका। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज कीजिए आपने क्या किया, आपने क्या किया, आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हो। ठीक है, पहले आप ए से बी पे गए, और ये इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए से लेके बी तक जब आप जा रहे हो, आपको इस चीज का ध्यान रखना, फ्रॉम ए टू बी जब जा रहे हो, तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब फ्रिक्शन वहां पे है। ठीक है, तो जब मैं कह रहा हूँ कि जब फर्स्ट टाइम मैं ए टू बी गया और बाद में मैं बी से ए वापस आया, बाद में मैं बी से ए वापस आ गया, ठीक है, तो इस केस में वर्क डन कितना होगा? अब क्योंकि राउंड ट्रिप है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों की सेम है, तो क्या इस केस में वर्क डन भी जीरो होगा? नहीं होगा।
क्योंकि आप डील कर रहे हो किससे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में वो पाथ पे डिपेंड करता है, तो इस केस में वर्क डन दोनों में बराबर नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। आप समझ पा रहे हो इस बात को? इनफैक्ट यहाँ पे क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, तो आपका जो नेट वर्क डन हो जाएगा वो कैंसिल ना होके ऐड हो जाएगा। तो आपके पास जो टोटल वर्क डन आएगा, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू 2W। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए बात को? इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो है वो है पावर। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है वो है पावर। तो पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पावर को डिफाइन किया जा सकता है, कोई मशीन या कोई आदमी किस रेट पे वर्क कर रहा है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन। इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन हो जाता है, ये तो बेसिक डेफिनेशन आ गई। इसी में एक चीज आपकी और एक डेफिनेशन जा सकती है कि पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। थीटा इज एन एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी कंपोनेंट के साथ, ठीक है? तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इसकी ये डेफिनेशन भी होती है, ठीक है? इस चीज का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ से कर लेंगे, फिर बेसिक डेफिनेशन है इसके, आपने यूनिट्स याद कर लेने हैं और आपने इसके हॉर्स पावर की फॉर्म में भी याद कर लेना है। बस आपने ये चीज का हमेशा ध्यान रखना कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स के बराबर होता है। ये वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल्स में यूज होती है, समझिए बात को? ये न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है न्यूमेरिकल्स के लिए। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है, इसके पावर में सिर्फ इतना सा ही है जो आपके काम का है, अननेसेसरी आपको बीच में कहीं यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है वो क्या है? एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है वो क्या है? एनर्जी। एनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? एनर्जी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि बॉडी की एबिलिटी कि वो कितना काम कर सकती है, उसको आप एनर्जी बोलते हो, ठीक है? एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन चलिए आपकी बुक में है ही है, ठीक है? बेसिक डेफिनेशन आप वहां से कर लीजिएगा। जो हम इसमें मेन चीजें हैं वहां पे जाते हैं। पहली चीज है एनर्जी के टाइप्स में। आज पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, I'm so sorry about this तीनों। आज पता नहीं क्यों बार बार ऊपर नीचे किए जा रहे हैं, so sorry। ठीक है, देखिए एनर्जी पे चलते हैं। एनर्जी आपके पास दो तरह की होगी, एक होगी काइनेटिक, एक होगी पोटेंशियल। आपको इन्हीं दो से डील करना है, आपको बाकी एनर्जी के फॉर्म से कुछ खास लेना देना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? अब देखिए आपको क्या करना है, इनमें आपको पहले तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्योंकि यहाँ से जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, आपके जो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, देखिए एक तो पहली बात है यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, न्यूमेरिकल आएगा। सेकंड प्रोबेबिलिटी यहाँ से है आपके असर्शन एंड रीजन की। थर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ से है आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है आपकी यहाँ से, ठीक है? आई होप इतनी सी बात आपके लिए क्लियर हुई होगी, ठीक है? तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले एनर्जी में सबसे पहले हम जाएंगे किसके साथ? काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी के साथ जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अपनी मोशन की वजह से उसके पास कितनी एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला तो हम सबको पता है, क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर होगी बात इतनी सी? अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, अगर मैं इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखूं, तो मुझे यहाँ पे एक चीज पता लग रही है। अब देखिए मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और मैं वेलोसिटी का स्क्वायर कर रहा हूँ। मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मगर मैं वेलोसिटी के साथ में स्क्वायर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। याद रखिएगा इस बात को,
ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके बेसिस पे आपके दुनिया जहान के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट का सेशन रीजन में बहुत जबरदस्त तरीके से यूज होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर होगी, यानी कि इसको हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो दूसरी बात आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। ये बात याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपके पेपर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हो सकता है आपकी किस्मत रही अगर आप में से पढ़ के गए हो, ये चीजें पढ़ के गए हो, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है इस बार। काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, और किस तरह से करती है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नहीं समझ आएगा तो मुझे बताइएगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट हम करके आए, हमने इसके क्वेश्चंस भी किए। समझ गए बात को? ठीक है, इसी के साथ आप काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हमें और पता है, और ये फॉर्मूला आपको आगे तक यूज होगा 12th तक। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E is equal to p square over 2m। E is equal to p square over 2m। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को ke ले लेते, ke is equal to p square over 2m। p square आपका यहाँ पे मोमेंटम होता है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, ग्राफिकल क्वेश्चन बन जाता है कि किस तरह से, कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसके बीच में, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं काइनेटिक एनर्जी और m के बीच में, तो मुझे ग्राफ किस तरह का मिलेगा? ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, ग्राफ मुझे कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन p एंड m, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन P और M के बीच में, तो ग्राफ मुझे कैसा मिलेगा? इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन किसके बीच में? K और P के बीच में, तो मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा? इस तरह का मिलेगा। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है ना, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये ग्राफ आपका क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये जैसे आपने एनर्जी कर लिया ना, तो एनर्जी में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। इसमें जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम में ना एक बात का ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम टीचर जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाते हैं, जब भी स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, तो वो उसको डिफाइन करते हैं, कि वर्क एनर्जी थ्योरम को डिफाइन करते हैं कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसको हमेशा काइनेटिक एनर्जी के चेंज में रिस्पेक्ट किया जाता है। यानी कि जो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपने याद की होगी, आई होप आपने स्कूल्स में भी चीज आप कर चुके होंगे, तो जब आपने वर्क एनर्जी थ्योरम याद की होगी कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आपने इसको इस तरह से याद किया होगा, डेल्टा के इज इक्वल टू K2 माइनस K1, आपने इसको इस तरह से याद किया होगा। बट ये आधी डेफिनेशन है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के इज इक्वल टू K2 माइनस K1, ये आपकी आधी अधूरी डेफिनेशन है। ठीक है, इस बात को आप सोचिए, क्योंकि हमें जब स्कूल्स में ये चीजें सिखाई जाती हैं, या मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स में जब ये चीज आपको बताई जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी के वर्क एनर्जी थ्योरम को सिर्फ इतना बना के छोड़ देते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पर नहीं, ये इनकम्प्लीट थ्योरम है, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन एक्चुअली में होती है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। अब वो एनर्जी जो है ना, वो काइनेटिक भी हो सकती है, वो पोटेंशियल भी हो सकती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। समझिए बात को? ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अगर इसको पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो इसको तब उस टाइम पर डिफाइन किया जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रही है। ठीक है, आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। और वैसे ही अगर दोनों में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस चीज को यहाँ पे देख लीजिएगा। ये चीज मैं आपके लिए लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है मैक्सिमम बुक्स में ये चीज गिवन होगी, तो मैं आपके लिए ये चीज यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इफ बोथ काइनेटिक एनर्जी
and potential energy of a body changes, then इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की दोनों की चेंज करे तब क्या होगा, देन इस चीज को याद रख लीजिएगा, देन वर्क डन, देन द वर्क डन on the body, then the work done on the body is equal to increase in potential energy and kinetic energy. But work done by the body is equal to decrease in पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आधी डेफिनेशन है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, ये भी आधी डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन आपकी यहाँ से बनती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं है। आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्लियरली रिप्रेजेंट्स द वर्क एनर्जी थ्योरम। वो अगर आपको मुझे ही क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं क्वेश्चन जब बना दूंगा तो मैं आपको पता ऑप्शंस कैसे दूंगा, तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या ऑल ऑफ द अबव। ये चार ऑप्शन होंगे। पेपर में मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, उनको ये रटा होगा तो ये टिक करके आएंगे, पर नहीं, एग्जैक्ट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव। क्लियर होगी बात इतनी से? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी। क्या आता है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी है उसको आप क्या बोलते हो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी याद रखना केमिकल फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी बैटरीज में देखने को मिलती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है जब पोजीशन जब आप उसकी बात करते हो, अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हो। ठीक है, जब आप खाना खाते हो तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसमें, फूड में, उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको यूज किया जाता है टू चेंज द इंटर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, इनको याद रखिएगा। स्प्रिंग की बात करते हो तो आप बात करते हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। इसमें जो आपको क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो है एक तो जो आप खाना खाते हो फूड से रिलेटेड करते हो, और एक बैटरी वाला। बैटरी में पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है, जब आप उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स को थोड़े डिस्टेंस पे रखते हो, चार्जेस के फ्लो होने देते हो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। याद करो, अब याद समझ आ रहा है कहाँ यूज हो रहा है वो चीज, समझ गए बात को। और अर्थ के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh। क्लियर होगी बात को, ये कितनी होती है, mgh। और एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको F मान लेते हैं, इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट किसका, पोटेंशियल का, इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर होगी बात इतनी सी। और यही चीज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो कि E इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dr, नेगेटिव ग्रेडियंट होता है किसका, पोटेंशियल का। और यही यहाँ पे जो पोटेंशियल है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो वो F की वैल्यू कितनी है, माइनस dv ओवर dh, हाइट के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। क्लियर हो कि देखिए कौन सी चीज कहाँ जाके लिंक हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको ये चैप्टर आता है आपको सब कुछ आता है, और अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता आप लगे रहो आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना, ठीक है, ये सब चीजें आपकी हो गई यहाँ से। आगे कंटिन्यू करते हैं अब हम। ये चीज मैंने आपको बतानी थी, ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, और एक चीज और है, अब देखिए अब इंपॉर्टेंट बातें इसमें, इंपॉर्टेंट चीजें जो है इसमें, एक तो ये हो गई, और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, लिखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है
potential energy is only defined for conservative forces. अगर आपकी फोर्स कंजर्वेटिव है तभी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, वरना पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। समझिए बात को। पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर भी ये काम करती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर भी ये काम करती है। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है। और ये याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है ना। और एक चीज और याद रखिए, क्या है? अ बॉडी इन मोशन, याद रखिएगा इस बात को, मे और मे नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर होगी बात इतनी? मे और मे नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी, उसका हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर होगी बात को? ठीक है। अब यहाँ पे एक कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, बेसिक कन्वेंशन की बात कर लेते हैं कि आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कब पॉजिटिव लेना है और कब आपने नेगेटिव लेना है। ठीक है। इस चीज की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, कन्वेंशन क्या होती है। ठीक है। तो याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये पॉजिटिव कब होगी? ग्रेविटेशनल पॉजिटिव एनर्जी आपकी पॉजिटिव तब होगी व्हेन वर्क, जब आप क्या करते हो, वर्क इज डन, व्हेन वर्क इज डन किसके ऊपर? व्हेन वर्क इज डन बाय द बॉडी, व्हेन वर्क इज डन बाय द बॉडी इन returning to its initial position। क्लियर होगी बात इतनी सी? पहली चीज। और नेगेटिव कब होगा? और नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव कब होगा वो? व्हेन, कब होगा? वर्क इज डन, पहले बाय द बॉडी था, व्हेन वर्क इज डन ऑन द बॉडी, व्हेन द वर्क इज डन on the body on returning to reference position। इसको आप इनिशियल पोजीशन की जगह रेफरेंस पोजीशन लिखिए, रेफरेंस पोजीशन। आई होप ये पॉइंट्स आप क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है ना। कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव कब लेना, नेगेटिव कब लेना है, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। और ये चीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। इसको तो मतलब मैं बता नहीं सकता ये चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। इसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। देखिए, पहली चीज आपको यहां समझनी है वो क्या है? सॉरी, सो सॉरी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग की बात करते हैं। ठीक है।
पोटेंशियल एनर्जी जब स्प्रिंग की बात करेंगे ना, आपको दो तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन हम बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है यहाँ से। तो यहाँ से आपका देखिए एक तो बन सकता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से? नंबर वन न्यूमेरिकल, दूसरा assertion एंड रीजन, तीसरा बन सकता है कंसेप्ट बेस्ड। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से लाइक कम बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल एंड assertion की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, एक चीज होगी, आप देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें, तो आपको यहाँ पे ना कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात आपको समझनी पड़ेगी कि वर्क डन समझाएंगे कैसे। आप आपको बोलेंगे स्प्रिंग में वर्क डन है क्या, तो वर्क डन आपका स्प्रिंग में क्या है, इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है जब उसको मैं कंप्रेस करता हूँ या उसको मैं खींचता हूँ, या जब मैं उसको कंप्रेस करता हूँ। समझ गए? यानी कि स्टेट ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन के साथ उसके पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है। यहाँ पे लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग is associated with its state of compression or expansion, state of compression or expansion। समझिए बात को, क्लियर होगी बात इतने से? इसमें आपको हुक्स लॉ तो सबको पता ही है कि इसमें जो आपको बेसिक रूल आपको फॉलो होता है वो क्या होता है कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है माइनस एक्स के बराबर होती है, या इसको आप लिख सकते हो एज F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है ऑपोजिट एक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन एक्ट करती है। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है ना? इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो इस तरह से ग्राफ बनता है एफ और स्ट्रेच और कंप्रेशन के बीच में, तो इस तरह का ग्राफ बनता है। इसमें ना एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, देखिए ग्रेटर द स्ट्रेच और कंप्रेशन, जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा जितना ज्यादा कंप्रेशन होगा, याद रखिएगा उसका उतनी ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। ग्रेटर विल बी रिस्टोरिंग फोर्स। आई होप ये बात आपके क्लियर होगी। ठीक है, दूसरी बात, जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं फिजिकल टू माइनस के एक्स को देखते हैं तो हमें एक चीज और हमारे पास निकल के आती है, स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है आपका? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको आप माइनस एफ ओवर एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। आई होप ये बात आपकी क्लियर होगी। तो यानी कि बात यहां से पता लगती है कि के अपने आप में क्या है, एफ और एक्स की क्या है, स्लोप है। समझ की बात को, यानी कि के कहां से निकलता है, इसको डिफाइन किया जा सकता है एज अ स्लोप ऑफ एफ वर्सेस एक्स कर्व। वहां से क्या मिलता है आपका? स्लोप निकलती है। समझिए बात को, इस चीज से आपको एक चीज और पता लगती है, क्या? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि नेगेटिव साइन है ना, इसका ध्यान रखिएगा। के यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना ये, तो के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, नेगेटिव साइन को आप वैसे छोड़ दीजिए यार, नेगेटिव साइन को समझने की भी जरूरत नहीं है। के जितना ज्यादा होगा, अब के की वैल्यू को अगर मुझे ज्यादा करना है, तो के की वैल्यू को अगर मुझे ज्यादा करना है तो मैं एफ और एक्स में से किसकी वैल्यू को ज्यादा कम करूं? अगर मुझे के की वैल्यू को ज्यादा करना है तो मैं एक्स को जितना कम करूंगा के मेरा उतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, स्मॉलर विल बी एक्सपेंशन और कंप्रेशन। ये बात क्लियर हुई? के की वैल्यू जितनी ज्यादा है यानी कि एक्स की वैल्यू उतनी ही कम है। ठीक है, फॉर अ गिवन फोर्स, गिवन फोर्स। समझिए, के की वैल्यू देखिए आपके पास क्या गिवन है, आपके पास इक्वेशन है के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स।
तो यानी कि अगर मुझे k की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं f को इंक्रीज कर दूं x को कांस्टेंट रख के, या तो मैं x को डिक्रीज कर दूं f को कांस्टेंट रख के। तो हमने क्या किया, हम f को कांस्टेंट रख रहे हैं तो हम x को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यानी कि k जितना ज्यादा होगा x की वैल्यू उतनी कम होगी। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है ना, क्लियर होगी बात इतनी सी, ठीक है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक चीज और यहाँ पे लिखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, याद रखिएगा, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करती है, एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इन तीनों चीजों का। किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, रेडियस ऑफ स्प्रिंग, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर, इन तीनों पे डिपेंड करती है। और हम सबको ये बात का पहले से ही ज्ञान है कि k is inversely proportional to L। समझ के बात को, ये रिलेशन याद रखिएगा, ये रिलेशन याद रखिएगा, इसके बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। समझ गए इस बात को, k is inversely proportional to L, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इस बात का मतलब क्या है कि जितना छोटा लेंथ का स्प्रिंग होगा, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कर्व प्लॉट करूं किसके बीच में, अगर मैं कर्व प्लॉट करूं बिटवीन k एंड L, तो रिलेशन कैसा मिलेगा, इस तरह से, टच नहीं करेगा जाके, इस तरह का रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। समझिए बात को, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर। अब यहाँ पे याद रखिएगा x क्या है, x है कितना डिस्प्लेस कर रहा है, कितना मूव कर रहा है। और ये चीज आपको क्यों याद रखनी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये नहीं पता कि x क्या है तो आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, पहले ही मैं आपको बता दूं। ठीक है ना। इसके बाद आपके लिए जो एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आपका PYQs में भी आ रखा है। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे करवा देता हूँ। ये PYQ है आपका जो हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए PYQ क्या है वो हम बाद में करेंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है आपके पास, ओके छोटा छोटा बनाते हैं इसे, एक प्लीज जस्ट अ मिनट। देखिए डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे इस बात को। आ, एक मिनट, कितना बच रहा है अभी, ओके डन है। डायग्राम के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो 2 3 एंड 4। ठीक है, देखिए हुआ क्या, हमारे पास एक स्प्रिंग था जो नॉर्मल पोजीशन में, जब मैंने उसको एक्सटेंड नहीं किया हुआ है तो उसके साथ जो मैंने बॉक्स अटैच किया हुआ है वो पॉइंट ए पे है। वो कहाँ पे है, पॉइंट ए पे है। क्लियर होगी बात इतनी सी। अब हुआ क्या, मैंने क्या किया, उस स्प्रिंग को मैंने खींचा टू पॉइंट बी, एक्स डिस्टेंस से मैंने उसको, उसकी डिस्प्लेसमेंट ने कितनी कर दी, अपनी पोजीशन से मैं उसको ले गया एक्स पोजीशन पे। ये है बी, ये था इनिशियली आपके पास ए, ये रहा बी, ये ले गया मैं एक्स पोजीशन पे। क्लियर ओके। अब रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे काम करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स क्या चाहेगी कि स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे काम करेगी इस डायरेक्शन में, तभी तो एफ इजिकल टू माइनस की एक्स होता है ना। क्लियर होगी बात इतनी सी। अब देखिए अब हुआ क्या, अब क्या हुआ,
अब जब मैंने इसको यहाँ से छोड़ा, तो क्या होगा? ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे वापस अपनी पोज़ीशन पे आना शुरू करेगा। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी पोज़ीशन पे आना शुरू करेगा, बट होगा क्या? ये अपनी पोज़ीशन पे आके रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, और वापस एक्स डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। उस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी कहाँ को काम करेगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा जब तक ये वापस की एनर्जी खत्म ना हो जाए और वापस पॉइंट ए पे वो अपने पास ना आ जाए। जब तक वो वापस पॉइंट ए पे ना आ जाए अपने पास। तो ऐसा हुआ क्यों? पहले आप ये समझिए, फिर मैं बताता हूँ पी वाई क्यू क्या आया था। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि जब आपने क्या किया, इसको आप पॉइंट ए से, आपने क्या किया, जब इसको पॉइंट ए से आप पॉइंट बी तक लेके चले गए, तो इसने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को अपने पास स्टोर कर लिया। इसने क्या किया, अपने पास पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लिया। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी थी इस पॉइंट पे? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हुआ क्या कि जैसे ही आपने इसको यहाँ इस पॉइंट पे छोड़ा, तो नेचुरली क्या था कि इसको इस पॉइंट पे आके रुक जाना चाहिए था, एनर्जी इसकी यहाँ पे आके खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आपने जितना कर रहा है उतना चल रहा है। बट होता क्या है, इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पे रुकता नहीं है। ये यहाँ रुकता नहीं है, बल्कि ये आगे चला जाता है और पॉइंट एक्स तक चला जाता है। तो वहां पे इसकी एनर्जी कितनी होगी? वहां पे भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर होगी बात इतनी? क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इस पॉइंट पे आके। तो क्या होता है कि वो रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है और वहां पे एक्स स्क्वायर जाता है। बस ये प्रोसेस धीरे 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 कंटिन्यूड रहता है, और एक टाइम पे आके जब उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती है तब वो आके रुक जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए हुआ क्या। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये समझिएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी, वो मैक्सिमम होगी कहाँ पे? मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशंस पे। एक्सट्रीम पोजीशंस पे। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। और आपके एक्सट्रीम पोजीशंस क्या है? वो है कि ये, और एक एक्सट्रीम पोजीशन है आपकी ये। ठीक है, उसी तरह से जो आपका, इसको मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी? एट मीन पोजीशन। और वो मीन पोजीशन कौन सी है आपकी? वो मीन पोजीशन कौन सी है आपकी? वो मीन पोजीशन आपकी है ये है आपकी मीन पोजीशन। ठीक है, और वो किसके बराबर होगी? हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से जो आपका पी वाई क्यू आया था, वो आया था इनका ग्राफ प्लॉट करने के लिए। दो तरीके से पी वाई क्यू का आ रखा है, वो आया था इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए। उन्होंने ये कहा था, आपको दिया है यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, ठीक है, और इस तरह से ग्राफ आपके पास आता है। ठीक है, और ये सपोज कीजिए ये जो पॉइंट ए है, ये है आपकी मीन पोजीशन। पॉइंट सी क्या है? आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। पॉइंट बी क्या है? ये आपकी दूसरी मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, सी एंड पॉइंट बी। ठीक है, तो इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है आपकी? पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम है एट पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशंस पे। पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम कहाँ है? एक्सट्रीम पोजीशंस पे, यानी कि यहाँ कहीं जाके मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करूँ तो कुछ इस तरह से आएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, नीचे से टच होना चाहिए, जस्ट अ मिनट। मीन पोजीशन पे क्या है? वैल्यू 0। है ना? थोड़ा सा मैं ग्राफ को मॉडिफाई कर देता हूँ, एक मिनट प्लीज रुकिएगा। इसका ए बी हम यहाँ चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, और ये रहा पॉइंट सी। ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है रेड वाला। ये क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है आपकी? काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे, यानी कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है? उसकी वैल्यू 0। तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम इसको और थोड़ा ठीक कर लें,
तो इस तरह से ग्राफ आपका आना चाहिए। ग्राफ कैसा आएगा आपका? इस तरह से। ठीक है, तो ग्रीन वाला आपको क्या शो कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी को। ये आया था। टोटल एनर्जी कहां होगी? सम। ये है टोटल एनर्जी आपकी। कहां है टोटल एनर्जी आपकी? टोटल एनर्जी कौन सी है आपकी? ये है टोटल एनर्जी। समझ गए बात को? ये एनर्जी को शो कर रहा है। तो इस बात को समझिएगा कि हर पॉइंट पे, आप चाहे इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, आप चाहे इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, आप इस पॉइंट पे, आप किसी भी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, आप चाहे इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। जो टोटल एनर्जी बन रही है ना, इस टॉपिक पे हम बाद में आएंगे, ये आपका आएगा इस लेक्चर में। तो आई होप ये बातें आपके लिए क्लियर हुई होंगी, ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो पीवाई क्यू था आपका ये ग्राफ। ये ग्राफ आपका पी बाई क्यू था। किस तरह से पी बाई क्यू था? उन्होंने आपको पूछा था कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी का कर्व कौन सा होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपको दी थी। और इस बेस पे आपका न्यूमेरिकल क्या बन सकता है? आपको बोलेगा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? अब वो तो पता ही है आपको, वेलोसिटी की वैल्यू निकालने को बोल सकता है, तो आप उसको इक्वेट कर दोगे, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो बस फिर हम इसको रिजॉल्व करेंगे, तो वी एम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ओवर एम इंटू एक्स एम। के ओवर एम ओवर एक्स एम। सॉल्व होगी बात इतनी सी। ठीक है, अब आइए इनके जो मेन बातें हैं, जिनकी हम मेन बातों को स्टडी करेंगे, इनमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या है, पहले हम उनको स्टडी कर लेते हैं। जो मेन मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है इनमें? देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। पहली चीज, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस है। याद रखिएगा, नंबर वन, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू जीरो। फाइनली आप इनिशियल पोजीशन पे आ जा रहे हो। फाइनली आप इनिशियल पोजीशन पे आ रहे हो, डिपेंड नहीं कर रहा आप कहां से छोड़ रहे हो। फाइनली आप इनिशियल पोजीशन पे आ जा रहे हो। इसका मतलब क्या है? स्प्रिंग फोर्स कैसी है? इज कॉन्जर्वेटिव, क्योंकि वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करती है। तो वो कैसी फोर्स है? कॉन्जर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स इज कॉन्जर्वेटिव, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर एक। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखने वाली क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स। एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स इज पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव है। बट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग या रिस्टोरिंग फोर्स इज नेगेटिव। ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी बातों का। एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स के वर्क डन पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है ना? हो गया। अब देखिए, अब जरा सा ना पहले इस डायग्राम पे आइए। इस डायग्राम को स्टडी करते हैं एक बार। ठीक है, इस डायग्राम को देखिए आप। ओके, हम बात करते हैं, इस डायग्राम की बात करते हैं। जस्ट अ मिनट। इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। ठीक है, इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें, तो इस डायग्राम को जब हम यहाँ से देखते हैं ना, ठीक है, तो हम एक बात को नोटिस करते हैं। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें, हम क्या नोटिस कर रहे हैं? नंबर वन,
फ्रॉम डायग्राम अबव हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि एट पॉइंट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो यानी कि फोर्स की वैल्यू कितनी है? जीरो। फोर्स की वैल्यू कितनी है? जीरो। उसी तरह से ये है पॉइंट नंबर वन जो ऑब्जर्व करें। दूसरा पॉइंट जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या ऑब्जर्व करें? अगर मैं एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेके जा रहा हूं तो एफ की वैल्यू क्या है? उतनी ही जीरो से कम है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होती है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बहुत ही अच्छे तरीके से प्लॉट करना चाहूं तो किस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा? ग्राफ आपका कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। ये होगा आपका f इज इक्वल टू माइनस के एक्स और ये होगा f इज इक्वल टू के एक्स। समझ पा रहे हो बात को? अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं, तीसरी चीज की x लेस देन जीरो है तो f की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। समझ गए बात को? ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे? ये तीनों पॉइंट्स आपके यहाँ क्लियर हो रहे हैं? ठीक है ना? इन चीजों को ध्यान रखिएगा पेपर में, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाएगा, गलती करके आ जाओ। ठीक है, इसके बाद चलें तो अब हमें एक बात और पता है कि एरिया अंडर एफ एक्स कर्व क्या देता है? वर्क डन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस रीजन में आपको वो निकालना है कि वर्क डन कितना किया होगा, तो इसका एरिया अंडर कर्व ले लेंगे। अगर ऊपर वाले में बोला कि इस रीजन में कितना किया है तो एरिया इज इक्वल टू वर्क डन एरिया अंडर कर्व। टोटल वर्क डन निकालना, दोनों को ऐड कर दो। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एक चीज और है जो आपको करने के लिए इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। की टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो होती है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं अगला वाला टॉपिक भी। अगला टॉपिक क्या है? मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, देखिए क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये है कि टोटल सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का बस इनकरेक्ट बात यही है कि सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर होगी बात इतनी? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और ये कब होता है? जब फोर्सेस क्या है? कॉन्जर्वेटिव है। जब आपकी फोर्सेस कॉन्जर्वेटिव हैं तब आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, क्लियर होगी बात कितनी? और ये इक्वेशन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए सेटिस्फाई कब होगी? ये इक्वेशन नॉन कॉन्जर्व ये है फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ये है आपके लिए जो क्वेश्चन बन सकता है। फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई कब होगी? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई तब होगी जब वर्क डन उनके थ्रू जीरो हो। अगर उनके वर्क डन अगर इनका जीरो आ जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके वर्क डन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जीरो आ जाए, तब आपके पास वहां पे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर होगी बात को इतनी? आई होप ये बात आपकी क्लियर होगी। ये बहुत मेजर डिफरेंस है और ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात नहीं? ठीक है, अब इसमें ना दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज क्या कि वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर बात करती है, पहले भी करके आ चुके हैं। ठीक है, इन सम केसेस मैकेनिकल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पे आते हैं। कैन ओनली बी काइनेटिक, कैन ओनली बी पोटेंशियल। कुछ ऐसे केसेस भी हो सकता है कि वो दोनों ही होंगे। समझ के बात को? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको बोल रहा है कि कोई सिस्टम एग्जिस्ट, आपको देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट तभी करेगा जब आपकी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों?
ये इसलिए है क्योंकि मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। दिस इंप्लाइज K इज इक्वल टू E माइनस V, और मुझे पता है K कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यानी कि जब E माइनस V का सम, E माइनस V का जो डिफरेंस है ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि आपके सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। इसको मैं और कैसे बोल सकता हूँ, E मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू V। समझ के बात को, क्लियर होगी बात इतनी सी। और चौथी चीज आपको यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपकी मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव आ रही है उसका मतलब क्या है? इफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि आपका सिस्टम कैसा है, बाउंडेड है। सिस्टम कैसा है, बाउंडेड स्टेट में। ये खासकर आप एटम्स एंड न्यूक्लियर जब चैप्टर पढ़ते हो तो आपको समझ आता है, बाउंडेड स्टेट उसमें, बाउंडेड स्टेट में आपके पास। क्लियर हो कितने से बात है? तो ये चीजें याद रखिए, पूछा जा सकता है कि ये सिस्टम बाउंडेड है कि नहीं। अगर नेगेटिव एनर्जी टोटल मैकेनिकल उसकी नेगेटिव निकल गया तो बाउंडेड है, वरना नहीं है। क्लियर हो गई इतनी सी बात? ठीक है, नहीं अगर कुछ भी डाउट्स होंगे तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, और फिर वो आता है इसके बाद एक बेसिक सा टॉपिक है जिसकी अभी खास जरूरत है नहीं, एनर्जी मास इक्विवेलेंस, जो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर आइंस्टाइन की इक्वेशन थी कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो आपके काम का नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास जो अब मेन शुरू होते हैं, कोलिजन्स वगैरह शुरू होते हैं। तो इसमें शुरुआत करने से पहले आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम चेंज नहीं करती। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, याद रखिएगा, ये बोलता है कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट चेंज। आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी चेंज नहीं करती। इस बात का मतलब क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसपे कोई भी दूसरी फोर्सेस का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। समझ की बात को, ये है आपके पास। ठीक है, अब आ जाते हैं जो आपका मेन टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, वो है कोलिजन। ठीक है, क्या है जो मेन टॉपिक है आपके पास जहां से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो क्या है आपका, कोलिजन। वो क्या है, कोलिजन। ठीक है, पहली बात है कोलिजन का मतलब क्या है। कोलिजन का मतलब ये है कि जब दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट कर रही है और इंटरेक्शन के टाइम पे एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है फॉर अ रिलेटिवली वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, उसको आप क्या बोलते हो, कोलिजन बोलते हो। उसको क्या बोलते हो, कोलिजन बोलते हो। बट एक बात को याद रखिएगा, कोलिजन में मैंने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि कोलिजन होने के लिए बॉडीज का डायरेक्ट कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। कोलिजन की डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली ना, कि जब बॉडीज एक्सर्ट करती हैं क्या, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को, फॉर रिलेटिवली शॉर्ट में लिख देता हूं आपके लिए। कोलिजन का मतलब क्या है, व्हेन बॉडीज exert relatively large forces for a short interval of time, for a short interval of time। ठीक है, ये मेन बात। दूसरी चीज ये है फॉर कोलिजन टू अकर, याद रखिएगा, फॉर कोलिजन टू अकर फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी। क्लियर होगी बात इतनी सी? इसका एग्जांपल क्या है, अल्फा कोलिजन। जब आप अल्फा पार्टिकल को स्टडी करते हो, समझिए बात को, न्यूक्लियस के कांटेक्ट में नहीं आता, बट वो सिर्फ उसके फोर्स के इन्फ्लुएंस में आता है जिसकी वजह से उसका पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी नहीं है कोलिजन होने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोलिजन के टाइप्स क्या होते हैं, कोलिजन के टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है आपका इलास्टिक और एक होता है इन इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं, जहां पे आपके सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और उसका मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है उसका, साथ में क्या होता है,
लीनियर मोमेंटम यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, देखिए मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है, और टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, और साथ में एक चीज और है जो मैक्सिमम बच्चे मिस कर जाते हैं, फोर्सेस इन्वॉल्व्ड, forces involved must be conservative, must be conservative। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए इलास्टिक कोलिशंस नहीं होते, समझ के बात को, ठीक है ना। और इन इलास्टिक कोलिशंस क्या होते हैं, यहाँ पे इलास्टिक कोलिशंस वो कोलिशंस होते हैं जहां पे क्या है, याद रखिएगा, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी is not conserved, kinetic energy is not conserved, गड़बड़ कर दी। टोटल एनर्जी यहाँ पे भी कंजर्व्ड रहती है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। और सम और ऑल फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर नॉन कंजर्वेटिव, मतलब अगर सिस्टम में कहीं पे भी एक भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गई तो कोलिशन कैसा होगा आपका, इन इलास्टिक कोलिशन होगा, कोलिशन कैसा होगा आपका, इन इलास्टिक कंजर्व्ड होगा, इलास्टिक कोलिशन होगा। क्लियर होगी बात इतनी सी, चलिए आगे चलते हैं। इससे भी फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसी को हम कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी बोलते हैं। तो दोनों वर्ड्स होते हैं, तो मेक श्योर आपको पेपर में क्या है आप देख लीजिएगा, कंफ्यूजन में मत लीजिएगा। कुछ नहीं, इसको डिनोट करते हैं हम ई से, और इसको डिफाइन किया जा सकता है एज रिलेटिव सेपरेशन आफ्टर कोलिशन डिवाइड बाय रिलेटिव सेपरेशन बिफोर कोलिशन। तो यानी कि आफ्टर कोलिशन हो जाएगा v2 माइनस v1, बिफोर कोलिशन हो जाएगा u1 माइनस u2। और ये क्लियर है कि u1 फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, v1 उसकी फाइनल वेलोसिटी है, उस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन है तो e की वैल्यू क्या होगी 1, इलास्टिक कोलिशन के लिए, परफेक्ट के लिए, ठीक है। अगर e की वैल्यू अगर आपकी 0 है, अगर तो आपका क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। क्लियर होगी बात के लिए। और बाकी जितनी भी तरह के कोलिशंस होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? अब इसी में आपको देख, क्लोज सिस्टम्स क्या होते हैं आपने पहले भी पढ़ा होगा। क्लोज सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जहां पे क्या होता है, मास का एक्सचेंज नहीं होता, और आइसोलेटेड सिस्टम जो होते हैं जहाँ पे कोई फोर्सेस नहीं लगती, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है, हाँ, और एक बात और याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू, अगर सपोज कीजिए कि मैंने क्या है, एक स्फेयर वाला आपके बुक में एग्जांपल है कि स्फेयर को आप यहाँ से यहाँ टकराया, फिर वो यहाँ से वहां गया, वहां से यहाँ गया, दो स्फेयर्स को अगर आपने टकराया तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे जाते हैं वो, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो डिफरेंट हाइट्स पे जाते हैं उसको हम रूट ऑफ h2 माइनस रूट ऑफ h1 ओवर रूट ऑफ h भी लिख सकते हैं। h जो है वो इनिशियल हाइट है। क्लियर होगी बात को, इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे और ये बेसिक चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं हम मेन चीजों पे, इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन। देखिए, ये जो टॉपिक्स है ना, इसमें ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें डायरेक्ट रिजल्ट्स पता होने चाहिए,
एटलीस्ट नीट के पर्सपेक्टिव से। अगर आप 11th में हैं तो आपको तो फिर करना ही पड़ेगा, बट क्योंकि अभी हम सिर्फ नीट के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ उसमें जाएंगे, किसमें, सिर्फ फॉर्मूलाज के बेसिस पे स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन वहां से बन सकता है। ठीक है, पहली चीज, कोलिजन में क्या होगा, कोलिजन में क्या होगा, वन डायमेंशनल क्वेश्चन में बॉडी सिंपल एक डायमेंशन में मूव कर रही है। अगर सिंगल डायमेंशन में मूव करे तो हमें ज्यादा एक्स और वाई की जरूरत नहीं होती, हम एक एक्सिस पे कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी, और दूसरी चीज हमें क्या पता है, मोमेंटम इसमें कंजर्व रहेगा। ठीक है, जब मैं पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, सब कुछ मैं यहाँ पे करूंगा, ठीक है, इसमें आपको ये पता है फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए हमें क्या पता है, ई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे जो बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बताना चल रहा हूँ, हमें पता है ई की वैल्यू 1 होती है, तो और ई की वैल्यू किसके बराबर होती है, v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2। इसका मतलब ये हुआ फॉर इलास्टिक कोलिजन v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू u1 माइनस u2, ये इक्वेशन वो सेटिस्फाई करेगा। क्लियर होगी बात इतने से, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, साथ में फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिशन v1 की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यूज ना आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए पेपर में, इतना टाइम वहां पे नहीं होगा कि आप इनको डिराइव करो, तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ऑफ u1 प्लस 2m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। आपके बुक्स में m1 प्लस m2 को अलग अलग करके रखा है, बट मैं उसमें बिलीव नहीं करता, मैं इसमें ऐसे याद करने में यकीन करता हूँ। ठीक है, और v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m2 माइनस m1 ऑफ u2 प्लस 2m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। एक का याद कर लेंगे, जैसे सपोज करो आपने ये याद कर लिया, और आपको अगर दूसरे का लिखना है तो जहां पे 1 है वहां पे 2 कर देंगे, जहां पे 2 है वहां पे 1 कर देंगे, बस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अब जो मैक्सिमम बच्चे जो हम गलती क्या करते हैं, वो इन फॉर्मूलाज को भी याद कर लेते हैं, साथ में अलग फॉर्मूलाज को भी याद करना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमें औरों को याद नहीं करना है, हमें इन्हीं को याद करना है। ये दो फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं, बाकी आप सारे फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज करो दोनों, अगर आपको बोलते कि दो बॉडीज इक्वल मासेस की जा रही हैं, तो उसका फाइनल वेलोसिटीज कितनी होगी, अगर दोनों की मासेस इक्वल है। ठीक है, पहले हम केस 1 की बात करते हैं, व्हेन m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m है, तो उस केस में क्या होगा, हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो m1 माइनस m2 अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 इंटू u1 प्लस 2m u2 ओवर 2m, 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा u2 इज इक्वल टू v1, यानी कि वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जा रही, तो ये रिजल्ट हमें पहले ही मिल रहा है। तो अगर हमें ये रिजल्ट पहले ही मिल रहा है तो हमें रट्टा क्यों मारें, हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं, हम समझेंगे और हम इसको कर लेंगे। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये रिजल्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट है, किसके कंटेक्स्ट में, ये रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कॉन्सेप्ट में, जहां पे हम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करते हैं। तो हमें वहां से पता था कि मॉडरेटर्स में हमने क्या यूज करना है, तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड किस तरह से होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसमें से क्या है, लेट अस सपोज कि m2 आपका रेस्ट पे है, अगर m2 आपका रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या है, u2 विल बी इक्वल टू 0, तो जहां जहां u2 है वो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यानी कि ये वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर होगी बात को, बस फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर वहां से ये आपकी v2 की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी v2 की वैल्यू आ जाएगी, और ये आपकी v1 की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट्स क्लियर हुए, हमें रट्टा नहीं मारना है, पेपर में बच्चे क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को इक्वेशन को याद करते समझते नहीं। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको मैं बोल दूं कि मास m2 जो है बहुत हैवी है, लेट अस अज्यूम, मैं आपको बोलता हूँ m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, तो हमें क्या करना है, अगर m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, तो हम क्या करेंगे, m1 को इग्नोर कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू m, क्योंकि m2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो m1 में चेंज उसका कोई खास इफेक्ट नहीं डालेगा। जब m2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, हम m1 को इग्नोर कर देंगे, तो इस इक्वेशन में क्या होगा, m1 नहीं होगा, इस इक्वेशन में क्या होगा, m1 नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, मगर जब m1 को हमने इग्नोर कर दिया, तो m1 को इग्नोर करने का मतलब ये है कि m1 की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। जब हमने वो कर दिया, फिर आप वैल्यूज को कैलकुलेट कीजिए, तो बस आपके पास फिर वो आंसर आ जाएंगे। वैसे ही अगर m1 वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 है, तो बस फिर वही करें, तब हम m2 को 0 पुट कर देंगे। क्लियर होगी बात को, ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इफ
m2 is very very greater than m1. If m2 is very very greater than m1, तो क्या होगा? Put m1 is equal to 0, and if m1 is very very greater than m2, put m2 is equal to 0. जीरो की बात है से, ठीक है। चलिए, ये बातें यहाँ पे हो गई। इसके बाद चलेंगे हम इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में जब भी हम जाएंगे तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आती है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में। इसमें ध्यान रखिएगा, एक फेमस एग्जांपल है, उसमें कभी लिखा नहीं होता वो इन इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन, बट आपको समझना पड़ता है। जब भी क्या हुआ, मैंने सपोज कीजिए मैंने एक बॉडी है, बड़ी बॉडी है, छोटी बॉडी से बस उनका एक्सीडेंट हुआ, वो टकराई, और छोटी बॉडी जो है फर्स्ट बॉडी से चिपक गई। तो जब भी ऐसा होगा कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से अटैच कर जाएगी, तो आपको समझ के चलना कोलिजन आपका क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें ज्यादा तामझाम नहीं होता, इसमें आपको पता है मोमेंटम सेम रहेंगे। तो एक इक्वेशन आपके पास ये चलेगी। आई होप ये बात आपके क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है ना। और बस फिर आप इसी से सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, इसी इक्वेशन की बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मगर इसमें ना एक चीज और है जो आपका पी वाई क्यू आया हुआ है। अब देखिए पी वाई क्यू क्या आया था। पी वाई क्यू आपके पास ये आया था, उसने ये पूछा था आपसे कि इस पूरे कोलिशन में सपोज कीजिए कि क्या था कि एक बॉडी है, ये आपका पी वाई क्यू है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसको समझिए। ये है कि एक बॉडी है, ये है m1 u1 के साथ जा रही है इधर को, और एक बॉडी जो है स्टेशनरी पड़ी है, u2 इक्वल टू 0 है। कोलिशन हुआ तो ये हो गया m1 m2 आपस में चिपक गए, ठीक है, और ये कंबाइंड मूव करना शुरू कर दिए v1 के साथ। तो उस केस में उसने हमसे पूछा था, ये पी वाई क्यू में आया हुआ है, कि उस केस में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो इतनी बड़ी इक्वेशन को आप डिराइव नहीं कर सकते, तो मेक श्योर जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपने डायरेक्ट याद रखना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू m1 m2 u1 स्क्वायर ओवर 2m1 प्लस m2। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, पेपर के कंटेक्स्ट में ये आपका पी वाई क्यू है। समझ गया बात को, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपके पास इलास्टिक कोलिशन इन टू डायमेंशन में। इलास्टिक कोलिशन इन टू डायमेंशन में तो जो आपकी आपके सिलेबस में है उसमें कुछ नहीं है। उसमें ऐसा है कि एक बॉडी यहाँ होती है, इलास्टिक कोलिशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। देखिए तो आपके सिलेबस में कुछ नहीं है, आपके सिलेबस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि एक बॉडी ए है जिसका मास है m1, जो स्ट्रेट मूव कर रही है विद वेलोसिटी u1 के साथ, और ये जाकर टकरा रही है एक बॉडी m2 के साथ जो इनिशियली रेस्ट पे है। जब ये आपस में टकराए तो ए बॉडी यहाँ चली गई और ये बॉडी इधर आ गई। जब ये इधर आई, ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v2 और ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1। आपको पूछेगा कि भाई वेलोसिटीज बताओ। देखिए आप यहाँ पे एक चीज को समझिए, अब ये क्या है, अलग अलग एंगल्स पे जा रहे हैं, ठीक है। एज्यूमिंग कि ये जा रहा है फाई एंगल पे और ये जा रहा है थीटा एंगल पे, वो जा रहा है फाई पे और वो जा रहा है थीटा एंगल पे। इसको थोड़ा यहाँ ले आते हैं, ठीक है। देखिए तो जा रहा है यहाँ पे। अब क्या है, क्योंकि टू डायमेंशन में मूव कर रहा है एक्स एंड वाई में, तो आपको दो मोमेंटम, दो काइनेटिक एनर्जीज को डील करना पड़ेगा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स में। तो आप क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से रिजॉल्व करना शुरू कर देंगे। जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि एक फाइव वाला कंपोनेंट आपको मिलेगा, एक मिलेगा ये जो फाइव वाला है v sin फाइव इधर को, और एक मिलेगा v cos थीटा ऊपर को, ठीक है। तो अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे या उसकी बात करेंगे, और दोनों का एक v cos फाइव एंड v cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे इसी तरफ को। क्लियर हो गई इतनी सी बात, ठीक है। तो बस फिर जब आपको ये चीजें पता है तो आप एक्स और वाई के लिए अलग अलग इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप पहली बात तो ये है कि ये जो v sin फाइव है एंड v cos थीटा, ठीक है, ये किसके बराबर होंगे। देखिए इनिशियली मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, इनिशियली मोमेंटम
अक्रॉस y के कितना होगा 0, क्योंकि y एक्सिस के क्रॉस आप मूव नहीं कर रहे हो, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम होगा आपका y के क्रॉस कितना होगा, mv cos थीटा माइनस mv sin फाई, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। दिस इंप्लाइज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलेगा, mv cos थीटा माइनस mv sin फाई विल बी इक्वल टू 0 अक्रॉस y एक्सिस, इक्वेशन बनेगी ये। बट अगर आपको जाना है उधर x एक्सिस के क्रॉस, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है x के क्रॉस, इनिशियली x के क्रॉस क्या है m1 u1 प्लस 0, और फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा आपका m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 sin थीटा। तो यानी कि इक्वेशन बनेगी m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 sin फाई, सॉरी cos फाई। आई होप ये बात क्लियर होगी आपके लिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, और एक चीज और ध्यान रखिएगा जो अब आपके लिए पी वाई क्यू है। पी वाई क्यू कहाँ से आया था ये देख लीजिए, पी वाई क्यू आया था कि जब वो एक दूसरे का ओब्लिक कोलिजन हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये थीटा और फाई है, पूछा गया था थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी होगी। तो ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, तो हमें इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली याद रखना है थीटा प्लस फाई कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। दैट मींस इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज गिवन एज 30 डिग्री, तो देन इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट द वैल्यू ऑफ फाई विल बी 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल about what is being given in the question and what is being asked for of you. Okay, you can't just go out there and कि आप सोचना शुरू कर दे ये क्वेश्चन में ये लगेगा ये लगेगा, नहीं, सोचिए, थिंक अबाउट इट। मैंने आपको पहले ही कहा है क्वेश्चन को आपने पढ़ना है अच्छे से, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, एंड फाइनली आपके पास अगर इनलास्टिक कोलिजन बोल दे उसमें डायमेंशन में 2 डायमेंशंस में, तो जो आपके इसमें है इनलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, तो इसमें जो आपके पास इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन है वो कुछ इस तरह का है कि आप m1 u1 के साथ यहाँ से आ रहे हो, यहाँ एक बॉडी है जो रेस्ट पे है, बट हुआ क्या कि अब आप इकट्ठा अटैच होके आगे चलना शुरू कर दिया, तो बस अगेन वही है, आप क्या करोगे, ये रहा थीटा के साथ बना के चल रहे हो, अगेन एक्स एंड वाई एक्सिस का क्रॉस आप इसके वो वैल्यूज को लिखोगे कि जैसे y के क्रॉस कितना होगा, अगर हम वैसे डील करते हैं इनिशियल मोमेंटम्स की अगर हम वैल्यू लिखें तो आपके पास क्या हो जाएगी, m1 u1 प्लस m2 u2, अज्यूमिंग कि m2 भी अगर u2 से मूव कर रहा है, तो दैट शुड बी इक्वल टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, क्योंकि आपको दोनों को रिजॉल्व करना है ना, तो आप तभी कर पाओगे इस चीज को, ठीक है। तो आप ये थीटा होगा ये फाई होगा, क्लियर होगी बात इतनी सी, बस ये चीज है आपके पास जिनको आपने कवर करना है। एंड मेक श्योर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आज रिवाइज करें, ताकि कल जब उसके क्वेश्चंस करें तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। एंड फाइनली I would just like to say is please make sure that you like, share and subscribe, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है, घबराइए मत, I'll definitely respond to them, और बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड मेक श्योर जो मैंने हाईलाइट किए हैं, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, जो मैंने जहां जहां मैंने आपको बताया जिस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, उनको बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए। अब दिमाग में ये सर के चलिए कि प्री एंड मीन्स आप ये मान के चलिए, तो इसलिए आपको बेसिक्स बहुत जबरदस्त तरीके से आने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच, आपसे कल मिलेंगे, ओके, इस चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ, ओके, बाय बाय।